नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बजट पेश किया है और उसी से जुड़े खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मोदी सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में किसके लिए क्या है। बजट को समझना है क्योंकि बजट की जो लैंग्वेज होती है शायद वो आम आदमी की समझ से थोड़ी परे होती है और इसीलिए सबसे बेहतर शख्स बजट को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री सिविल एविएशन के जयंत सिन्हा जी मौजूद है। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखा गया है। किसान, गांव, 10 चीजों का ध्यान रखा गया है। किसान, गांव, युवा, गरीब, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विस, खर्च पर संयम और टैक्स को सरल बनाना। सबसे पहला मुद्दा किसान को लेकर, क्या आपको लगता था कि जो एक मांग हो रही थी कि किसानों को कर्जों पर किसी तरह की रियायत दी जानी चाहिए, वो किसी तरह से संभव था? देखिए, इसमें हमारी कोशिश रही है कि हम लोग किसानों को हर तरीके से साधन दें। पहले तो हम लोगों ने ऋण जो पहले करीब 9 लाख करोड़ वगैरह हुआ करता था उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है। साथ साथ बिजली, सड़क, पानी, इन पर अगर आप ध्यान दें तो ये भी सब साधन हम लोग अपने किसान भाइयों और बहनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से इनका प्रावधान कर रहे हैं। साथ साथ नरेगा का भी जो हम लोगों ने पैसा बढ़ाया है, जो 38,000 करोड़ के आसपास था उसको हम लोगों ने 48,000 करोड़ कर दिया है। तो इन सब बातों को अगर आप लेकर देखें तो आपको नजर आएगा कि किसानों के लिए हम लोगों ने इस बजट के लिए बहुत कुछ किया है और ग्रामीण क्षेत्र में हमें लगता है कि इस कारण बहुत तरक्की होने वाली है। डीमोनेटाइजेशन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज से हम निकले हैं, लोगों को उम्मीद थी कि शायद बहुत बड़ी सहूलियतें देंगे, लेकिन वित्त मंत्री स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के हिसाब से इस पूरे के पूरे बजट के दौरान चले हैं। यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि टैक्स के लिमिट्स पर आए, टैक्स के एग्जम्पशंस पर आए, टैक्स की जो छूट दी गई है हम उस पर आए। तो ये कहा गया है कि 5 लाख रुपए की आय वालों को एक पन्ने का सिंपल आईटी रिटर्न होगा, लेकिन बाकियों के लिए क्या उसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न होगा? नहीं, देखिए, जो लोग ज्यादा कमाते हैं और उनके इनकम के कई सारे सोर्सेज होते हैं तो उन लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, जैसे आपने कह रहे थे आप कि डीमोनेटाइजेशन के बाद स्टिम्युलस यानी बूस्ट हम लोगों ने क्या दिया है। तो अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को देखें, मतलब 2.5, 4, 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति को देखें तो उसको हम लोगों ने उसका टैक्स रेट 10% से 5% कम कर दिया है। तो वहां तो उनको लाभ मिल ही रहा है। साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग को हम लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया है, वहां भी उनको लाभ मिलने वाला है। अगर आप छोटे व्यवसाय, छोटे व्यापारियों के और अगर आप देखें, लघु उद्योग के और देखें, वहां भी हम लोगों ने टैक्स काफी कम कर दिया है। हम लोगों ने कहा है कि जो लोग 50 करोड़ से कम के टर्नओवर के हैं उनका सीधा टैक्स रेट 25% ही रहेगा और अगर आपका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी कि उसको एक अनुमान करके लेकर चलें कि 6% ही आपकी प्रॉफिट है और उसी पे आपको टैक्स देना होगा। तो चाहे आप लघु उद्योग, छोटे व्यापारी को देखिए या आप कमाने वाले को देखिए, जो ज्यादा जिनकी कमाई नहीं है, उन दोनों वर्गों को, और अधिकतर 90% लोग तो उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बजट के द्वारा बहुत बूस्ट दिया है और बहुत इससे मुझे लगता है कि आर्थिक गति बढ़ने वाली है। डीमोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो एक सवाल सब लोग पूछते हैं सर कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों के अंदर कितना पैसा जमा हुआ, यानी कितना पैसा सिस्टम के अंदर आया। अभी तक उसका फिगर नहीं आया, ऐसा क्यों? वो आंकड़े अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। आपको मालूम है कि हमारे करीब 1.5 लाख के आसपास बैंकों के ब्रांच हैं और बहुत ज्यादा पैसे, करीब 14-15 लाख करोड़ बैंकों को अभी तक मिले हैं। अब वो कितने हैं, कहां से हैं, पूरा उसका हिसाब करना, डबल काउंटिंग से बचना, इन सब आंकड़ों को जब तैयार कर लेगी आरबीआई, ये 1.5 लाख ब्रांचेस वगैरह पे पूरा छानबीन करके, तभी हम लोग बता पाएंगे कि हम लोगों को कितने पैसे एकदम वास्तविकता में मिले हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि जॉब्स कट हुए हैं,
क्या वाकई आपको लगता है कि जो स्मॉल सेक्टर्स हैं उनमें जॉब लॉस हुआ है, लोग गांवों की तरफ गए हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली मनरेगा के फंड को ज्यादा बढ़ाया गया है ताकि वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके? मेरा तो अनुमान ये नहीं है। खबरें तो आई हैं कि कई कई जगह हैं जहां थोड़ा बहुत जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे उन लोगों को कुछ दिनों के लिए कह दिया गया है कि आप अभी काम मत करें। लेकिन हम लोग जो अब देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पूरा एक वी शेप्ड एक रिकवरी हो रही है और जिस गति से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी जो बढ़ रही थी उसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था फिर बढ़ रही है। इस कारण जो अगर लोग कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर रहे थे वो लोग वापस अब इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने लगे हैं। और अगर हम फॉर्मल सेक्टर को देखें तो फॉर्मल सेक्टर में तो काफी गति से इकोनॉमी बढ़ रही है। इसलिए चाहे हम इनफॉर्मल सेक्टर को अब देखें या फॉर्मल सेक्टर को देखें, दोनों जगह आज के समय बड़ी दुरुस्त तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है फिर से। और आपको मालूम है ये भी कि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो हमारे ब्याज के दर हैं वो भी कम हुए हैं और सरकार को व्यवस्था भी ज्यादा मिली है, पूंजी भी ज्यादा मिली है क्योंकि लोगों ने बैंकों में पैसे डाले हैं, उसके द्वारा हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसलिए हम लोग बूस्ट जो है, जो हम लोग स्टिमुलस दे सकते हैं वो भी हम लोग इस बजट के द्वारा दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, स्टिमुलस ज्यादा हो रहा है और ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में आ रहा है। तो ये सब अगर हम लोग कुल मिलाकर देखें तो इससे एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो लॉन्ग टर्म लाभ जो मिलता है जब हम लोग कैश और ब्लैक इकोनॉमी को कम करते हैं, वो लाभ एकदम अब स्पष्ट नजर आने लग गए हैं। बिल्कुल, आपने कहा लाभ स्पष्ट नजर आने लगा है, लेकिन लाभ राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लग रहा है कि ये जो बजट है वो पूरी तरह से रोजगार को रोकने वाला है, रोजगार को ब्लॉक करने वाला है, रोजगार का क्रिएशन नहीं होगा। और उन्होंने एक फिगर भी दिया कि पिछले साल मात्र 1.5 लाख जॉब क्रिएट किए, ये सरकार का फिगर है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये आंकड़े उनके बिल्कुल गलत हैं। आपने सुना होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जो हमारी मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में हम लोगों ने पिछले साल 1.22 लाख करोड़ हम लोगों ने लोन का प्रावधान किया था और वो इतना सफल रहा है कि इस साल हम लोगों ने उसको 2.44 लाख कर दिया है, उसको दुगना कर दिया है। ये सब जो आंकड़े हैं, जो मुद्रा से हम लोग जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं नरेगा के द्वारा, जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत हम लोगों ने जोर डाला है, वो मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इन्हें अपने हिसाब में इनको जोड़ा है। तो इसलिए उनका हिसाब ही गलत है। और आपको तो मालूम ही है कि विपक्ष का काम ही है कि वो विरोध करें। तो चलिए, वो विरोध में आके इस किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग हकीकत में आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बहुत हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, मुद्रा योजना के द्वारा जो लोग जॉब सीकर्स थे उनको हम लोगों ने जॉब क्रिएटर्स बना दिया है। जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर बनाया है, इसलिए स्टार्टअप स्टैंडअप की योजना भी शुरू हुई है। ये मोदी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगे चलते हुए किसानों पर एक बार फिर से आते हैं। सर, जो सबसे बड़ी घोषणा थी पिछले बजट की और इस बजट की कि 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का प्रस्ताव है, दोगुनी करने की कोशिश की जाएगी। पिछले 1 साल में इस दिशा में क्या हुआ है, क्योंकि इस घोषणा को आज वित्त मंत्री ने फिर से दोहराया। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही समझाया कि हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को हर साधन दें। और अगर हम इनपुट्स की तरफ देखें तो चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, इन सब का हम प्रावधान कर रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में इनका वितरण हुआ है और लोगों को ये हासिल हुए हैं, लोगों को ये सब मिल गए हैं। साथ साथ क्योंकि उन लोगों को फिर अपनी जो फसल है उसे भी बेचनी है, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो फसल के लिए जो हम लोग पैसे दे रहे हैं, उसमें भी लोगों की आमदनी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। और ई-नाम के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के द्वारा जो हम लोग प्राइसेस अब और जो दाम जो हम लोग दे रहे हैं फसल वगैरह के लिए, वो बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है लोगों को। और हम लोग और ई-नाम को बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसके द्वारा लोग बंधित नहीं हैं। लोग जहां उनको सही मार्केट दिखे, जहां उनको सही पैसे दिखे, वहां वो अपनी बिक्री कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, चाहे वो इनपुट हो
यानी बीज, खाद वगैरह, या आउटपुट हो यानी कि बिक्री, नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, सब जगह हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं उसके द्वारा हमें बहुत भरोसा है कि आय जो है वो दुगना जरूर हो जाएगी। मैंने आपकी बात मानी, तर्क के तौर पर मैं आपकी बात मानता हूं, स्कीम भी सराहनीय है, लेकिन हकीकत यह है जयंत सिन्हा जी कि हम गन्ना किसानों के पैसे नहीं दे पाते हैं सालों, और आज तक फंसे हुए, और हमको मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश में बार बार कहना पड़ रहा है हमको, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को, कि हम आपके पैसे दिलवाएंगे। हमारी कोशिश है कि सब जो गन्ने वाले जो पैसे हैं वो हम उन लोगों के सीधा बैंक खाते में दें, और हमारी कोशिश रही है कि इसी तरीके से किया जाए, और इसमें काफी परिवर्तन भी आया है, काफी इसमें सुधार भी आया है। लेकिन पूरी तरीके से सब लोगों ने अभी बैंक का खाता और उसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए कहीं कहीं अड़चनें तो आई हैं। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इसमें हम लोग और सुधार लाएंगे, और अगर हमारी सरकार बनती है, और विश्वास है जरूर सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, तो ये सब जो अड़चनें हैं लोगों को, ये सब जो तकलीफ हो रही है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, इन सब का समाधान हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात की एक इंटेंशन की होती है, जो हमारे यहां पर प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, नोटबंदी की या नोट बदली की, उस कोशिश के अंदर एक प्रयास था। लेकिन सवाल यह है कि हम उस एटीट्यूड को कैसे बदल पाएंगे जो देश में चलता है कि सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है से मेरा ये मतलब है कि कोई सिस्टम आया, कोई कानून आया, हमने उसका एक जुगाड़ निकाल लिया। तो ऐसे में जो लोग ज्यादा सैलरी पाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, कब देते हैं? जैसे आपने ही फिगर बताया था मुझे कि 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम बताते हैं, लेकिन अगर मर्सिडीज, BMW या 10 लाख या 15 लाख या 25 लाख वाली गाड़ी जो दे दी जाएंगी तो उसकी संख्या उससे कई गुना निकल जाएगी। तो इस बेसिक फॉल्ट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नोट बदली में जो हम लोगों ने किया है वो हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि ये जो चलता है, जो मानसिकता है जिसको आपने बताया, ये जुगाड़ की जो मानसिकता है कि लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना टैक्स नहीं दें, हम टैक्स बेईमानी करें, टैक्स चोरी करें, इसको बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई अपना टैक्स नहीं दे रहा है तो वो गरीबों से चोरी कर रहा है, गरीबों के साथ बेईमानी कर रहा है। तो ये बहुत, मैं समझता हूं, बड़ा पाप है और इसे बदलना बहुत जरूरी था। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोट बदली का साहसिक क्रांतिकारी कदम लिया है, उसके द्वारा हम लोग इस पूरे एक जो नॉर्मल जो है, जो हमारा पुराना नॉर्मल है, इसको हम लोग पूरी तरीके से बदल रहे हैं, इसमें हम लोग क्रांति ला रहे हैं। क्योंकि अब जो हम लोगों ने किया, जब हम लोगों ने नोट बदली की, एकाएक एक झटके में सब नोट्स को हम लोगों ने बेकार बना दिया, उससे अब लोगों को लग रहा है कि ये सरकार जो है ये प्रतिबद्ध है, एक साहसिक सरकार है, और जो भी कदम लेने होंगे काले धन में अंकुश लगाने के लिए, टैक्स बेईमानी में अंकुश लगाने के लिए, ये सरकार जो है निर्णायक सरकार है, ये अवश्य लेगी। और इसलिए लोगों की सोच बदल रही है, उनकी मानसिकता बदल रही है। और इसलिए जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बजट में समझाया कि अगर आप इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स को देखें तो पिछले साल में पर्सनल इनकम टैक्स 34% बढ़ा है। दीपक जी, 34% बढ़ा है। और ये आपको प्रमाण देती है कि लोगों की सोच भी बदल रही है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सरकार जो है ये काले धन के खिलाफ सब कदम ले रही है और कदम लेते रहेगी। और इसलिए उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो टैक्स देने लगे। और टैक्स में अगर आप देखें तो लीकेज 2 जगह है, वो भी आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया। पहली बात तो ये है कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो व्यक्ति हैं जो टैक्स भर रहे हैं, उनकी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, और इस कारण जिन लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए वो कम टैक्स दे रहे हैं। एक तो वहां बहुत बड़ा लीकेज है। दूसरा बड़ा लीकेज है कि हमारे पास बड़ी सारी कंपनीज हैं, और वो सब कंपनीज जो है वो दिखा रही हैं कि वो लॉस में चल रही हैं अधिकतर, और इस कारण जो हम लोगों को कंपनी से टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि टैक्स देना एकदम सरल बना दें, उस पर किसी को कोई हरासमेंट नहीं हो, बड़े आसानी से आदमी टैक्स दे, टैक्स अथॉरिटी वाले उन्हें तंग न करें। और जब हम उसको इतना सरल और इतना सुविधाजनक बना देंगे तो हमारी सोच तो ये है कि ज्यादा लोग टैक्स देंगे और टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने टैक्स रेट 5% कम कर दिया, 2.5 से 5 लाख रुपए तक। और हम लोगों ने लघु उद्योग, छोटे व्यापारियों के लिए भी बहुत हम लोगों ने सरलता से कहा है कि आप 50 करोड़ और कम आपका टर्नओवर है तो आप बस
25% टैक्स दीजिए, और अगर आपका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्स दें, यानी हम लोग बस यही अनुमान कर लें कि आपका मुनाफा तक जो था वो सिर्फ 6% है, उसी पे आप टैक्स दें। तो सरकार की तरफ एक हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि टैक्स जो है कलेक्शन एकदम सरल बना दे, और दूसरी तरफ हमारी कोशिश है कि अगर आप टैक्स न दें तब आपको पूरी तरीके से टैक्स अथॉरिटीज का, सरकार का सामना करना पड़ेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, इसके द्वारा हमारा भरोसा है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और जो हमारी टैक्स टू जीडीपी है जो इतनी कम है 17% है, वो ज्यादा बढ़ेगी, और कैश टू जीडीपी जो बहुत ज्यादा है उसको हम कम करेंगे। ये क्रांति हम लोग देश की अर्थव्यवस्था में ला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये कहा गया है कि आर्थिक अपराधियों पर, मैं नाम भी ले सकता हूं, वित्त मंत्री तो शायद सदन में नाम नहीं ले सकते, विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों पर जो पैसा लेकर बैंकों का या बाकी लोगों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देश से बाहर भाग गए हैं, उन्होंने कहा है कि एक नए कानून की जरूरत है, एक नया कानून लाया जाएगा। तो क्या अभी तक के कानून नाकाफी हैं, पर्याप्त है? नहीं, आज के जो कानून हैं उनमें हम लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो देश के बाहर हैं तो हम लोग इंटरपोल की नोटिस देकर उनको वापस एक्स्ट्राडिशन के द्वारा देश में वापस ला सकते हैं। तो आज के कानून काबिल हैं इन सब चीजें करने के लिए, और वो ठीक है, उनको हम लोग पूरी तरीके से उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा वो कॉन्फिस्केशन की बात है, कि अगर आप एब्सकॉन्डर हैं, अगर आप चले गए हैं और आपने जो आपका जो ऋण है उसको आप लोगों ने पूरी तरीके से नहीं भुगताया है, तो आपका जो एसेट है हिंदुस्तान में, जो हमारे देश में आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो पैसे हैं, रकम है, प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, उसको हम कॉन्फिस्केट कर लें, क्योंकि आप देश के बाहर विलफुल डिफॉल्टर बन के एब्सकॉन्डर बने हुए हैं। तो इसके लिए एक जो कानून में एक गैप था, उस गैप को हम लोग क्लोज करने के लिए सोच रहे हैं कि एक नया कानून लाया जाए। चलिए, आपने हमसे बात की जयंत सिन्हा जी, आपने बजट को समझाया, सरल ये शब्दों में हमें कॉन्फिस्केशन बताया, वाला मामला है, सरल शब्दों में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, जो हमें समझा रहे थे कि बजट के बड़े फीचर्स क्या है। 10 मुद्दों पर ये पूरा का पूरा बजट केंद्रित है, और इन 10 मुद्दों में सभी सेक्टर्स का